हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में है और न्यू क्वेश्चंस का भी मैंने करेक्शन किया है, जिनकी प्रोबेबिलिटी है कि वो एग्जाम में आ जाएंगी। तो इसमें हम कवर करेंगे इंडिया वाली बुक, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, यानी भारत के लोग और अर्थव्यवस्था। तो आओ स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इंडिया इज अ लैंड ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, सपोर्ट द स्टेटमेंट। यानी भारत एक भाषीय विविधता का देश है, इसके बारे में बताना है, स्टेटमेंट को सपोर्ट करना है। एज पर द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया कंडक्टेड बाय द ग्रेरिसन, कहाँ पे हुआ, 1903 से लेके 1903 से 1928 तक हुआ है। देयर वर 179 लैंग्वेजेस एंड 544 डायलेक्ट्स है, यानी बोलियाँ हैं। एट प्रेजेंट देयर आर 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस एट अ नंबर ऑफ नॉन शेड्यूल लैंग्वेजेस। डिफरेंट फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन द कंट्री सच एज, यानी टोटल 4 फैमिली से ही बाकी सारी लैंग्वेज हमारी ओरिजिनेट हुई हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी फैमिली है वो, ओस्ट्रिक, द्रविडियन, साइनो तिब्बतन एंड इंडो यूरोपियन फैमिली। ठीक है, देयर इज नो शार्प क्लियर बाउंड्री बिटवीन जोन ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस, यानी ऐसे नहीं कि जैसे हम भाषा हमारी चेंज होती है, बोली हमारी चेंज होती है, तो स्टेट की भी कोई बाउंड्री चेंज हो जाती है, नहीं, ऐसे कोई हार्ड एंड टाइट मार्केशन नहीं है, कोई बाउंड्री फॉर्मेशन नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। यानी बोल रहे हैं कि अगर हम जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करते हैं तो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, यानी मानवता के खिलाफ एक अपराध है। सजेस्ट टू मेजर टू ओवरकम द प्रॉब्लम। तो क्या है, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इज कंसीडर्ड अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी बिकॉज इट इज़ अ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट, यानी मानव अधिकारों का उल्लंघन है। और ये हार्मफुल इम्पैक्ट भी डालता है पीपल के ऊपर, नेगेटिव इम्पैक्ट भी आता है, यानी फीमेल मेंबर्स को लगता है कि दे आर नॉट अप टू द मार्क, यानी वो काम नहीं कर सकते, ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। तो ये सोसाइटी में एक नेगेटिव इमेज भी क्रिएट करता है, सोसाइटी को पीछे की तरफ लेके जाता है, रिग्रेसिव सोसाइटी बनाता है। कैसे, सम वेज टू एड्रेस द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। सबसे पहले क्या है, लीगल रिफॉर्म करके, यानी कानूनी तौर पे हम ऐसे बना देंगे अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसको पनिशमेंट नहीं मिल सकती है। नेक्स्ट क्या है, एजुकेशन एंड अवेयरनेस, कि हम लोगों को शिक्षा दें और अवेयर करें कि जेंडर बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करना कोई अच्छी बात नहीं है। गॉड ने सबको एक बनाया, इक्वल बनाया, हर किसी को वही 2 हाथ 2 पैर बुद्धि दी है। तो अगर हम लिंग के आधार पर भेदभाव करेंगे तो वो सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं होता। तो प्रमोट एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम टू हेल्प पीपल पीपल अंडरस्टैंड एंड रेस्पेक्ट डाइवर्सिटी, वायलेंस नहीं, डाइवर्सिटी यानी जेंडर डाइवर्सिटी। अगला क्या है, सपोर्ट फॉर वीमेन, यानी वीमेन को हम सपोर्ट करें, उन्हें एजुकेशन के लिए ज़्यादा प्रमोट करें, उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए प्रमोट करें, रिजर्वेशंस अलॉट करें। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी जितना उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, वेदर इट इज़ इन स्टेट असेंबली और पार्लियामेंट, तो वो हम महिलाएं क्या होंगी, अपनी बातों को आगे रख सकेंगी और उनके हिसाब से कानून बन सकेंगे। तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी होना ज़रूरी है। अगला क्या, एक्सप्लेन एनी 5 फैक्टर अफेक्टिंग द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले रिसोर्स, अगर कोई रिसोर्स रिच एरिया है तो वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन रहेगी। अगला क्या, क्लाइमेट, एक्सट्रीम क्लाइमेट में लोग रहना पसंद नहीं करेंगे, मॉडरेट क्लाइमेट में लोग रहना पसंद करेंगे, क्योंकि वहाँ पे खेती आसानी से की जा सकती है। अगला क्या, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, यानी वाटर जहाँ पे फ्रेश वाटर जहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होगा, लोग वहाँ पे रहना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। अगला क्या है, सोइल, तो लोग कहाँ रहना पसंद करेंगे, जहाँ की सोइल फर्टाइल हो। इनफर्टाइल सोइल पे कोई रहना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे हम खेती नहीं कर पाएंगे, खेती नहीं कर पाएंगे तो खाने के लिए हम कुछ प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। अगला क्या है, टोपोग्राफी, यानी कैसा रीजन है, माउंटेनियस रीजन है, प्लेन रीजन है, डेजर्ट वाला रीजन है। तो लोग ज़्यादा प्रीफर कहाँ पे करते हैं, प्लेन एरियाज पे, क्योंकि प्लेन एरिया पे खेती करना भी आसान है, वहाँ पे अलग से इंडस्ट्री भी लग सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आसानी से हो सकता है, तो इसलिए प्लेन एरिया में ज़्यादा पॉपुलेशन मिलती है एज कम्पेयर टू माउंटेन एंड डेजर्ट रीजन। अगला क्या, डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, अगर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क हमारा अच्छा डेवलप है, यानी हमें किसी एक जगह से दूसरी जगह जाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, तो लोग वहाँ पे रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। दिल्ली में मेट्रो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, तो दिल्ली में इसीलिए पॉपुलेशन डेंसिटी भी ज़्यादा है। जॉब अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होगी लोग वहाँ पे रहना पसंद करेंगे। जैसे हमने देखा था ना पुश एंड पुल फैक्टर्स में, कि लोग रूरल एरिया से अर्बन एरियाज की तरफ आते हैं, तो वो क्यों आते हैं, क्योंकि उन्हें बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। अगला क्या है, एजुकेशन, जितना ज़्यादा अच्छी हम एजुकेशन देंगे या जितनी ज़्यादा अच्छी एजुकेशन वहाँ पे मिल रही होगी, तो उस एरिया में लोग रहना पसंद करेंगे। पीपल प्रीफर टू लिव इन एन एरिया विद द एक्सेस टू हाई एजुकेशन फैसिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट एनालाइज द मेन प्रॉब्लम ऑफ द यूथ, यानी जो भारत में युवा लोग हैं उनकी क्या क्या प्रॉब्लम है। सजेस्ट टू मेजर टू ओवरकम द प्रॉब्लम। तो सबसे पहले क्या है, मेजर प्रॉब्लम क्या है, एजुकेशन, यानी स्कूल ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा है, लिमिटेड एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन स्पेशली इन रूरल एरियाज में तो समटाइम स्कूल ही नहीं होते हैं। अगला क्या है, एम्प्लॉयमेंट, के पढ़ भी लिए तो नौकरी नहीं लग रही है, तो एम्प्लॉयमेंट भी एक बहुत बड़ा इशू है। अगला क्या है, जेंडर इनक्वालिटी, यानी जेंडर इनक्वालिटी होती है, मेल फीमेल के बीच में डिफरेंसेस होते हैं। चाइल्ड मैरिज, यानी जल्दी ही शादी कर दी जाती है, जल्दी शादी करने से क्या होता है कि फीमेल मेंबर को ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है। हेल्थ इशू, अ लैक ऑफ यूथ फ्रेंडली हेल्थ सर्विसेज एंड अवेयरनेस अबाउट द मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग पोजेस सीरियस चैलेंजेस, यानी
कई बार जब हम यंग होते हैं तो हमारे दिमाग में कई बार कुछ बातें चलती हैं, मेंटल इश्यूज भी हो जाते हैं, तो उनको रिजोल्व करने के लिए कोई प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि आप हॉस्पिटल में चले जाएं, इनके पास चले जाएं। कोऑपरेटिव स्टाफ भी नहीं होता है कई बार, तो लोग यंग जनरेशन में लगता है कुछ गलती हो गया। तो अगर हमारे हेल्थ इश्यूज है उनको भी एलिमिनेट करना है। मेजर्स क्या है? मेजर्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम। सबसे पहले क्या है कि द गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन इम्प्रूविंग एक्सेस टू द क्वालिटी एजुकेशन, यानी सबसे पहले स्कूलों का नंबर बढ़ाना है और स्कूलों में भी क्वालिटी एजुकेशन देनी है। सिर्फ एजुकेशन के नाम पे 2+2 4 नहीं सिखाना है। एंड स्किल बेस्ड ट्रेनिंग टू एनहांस द एम्प्लॉयबिलिटी, यानी स्किल सिखाना है, स्किल होगी तो जॉब भी जल्दी से लग जाएगी। अगला क्या? अवेयरनेस कैंपेन एंड स्ट्रिक्टर इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ अगेंस्ट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। कोई अगर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहीं पे हो रहा है तो उसके खिलाफ हमें कानून बनाने हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सोशल कैंपेन लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वही जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को कम करने के लिए लॉन्च हुआ था। द इंडियन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस दिस स्कीम टू एड्रेस द कंसर्न ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड वुमेन एम्पावरमेंट, यानी महिलाओं का सशक्तिकरण करने के लिए। द स्कीम एम्स टू एजुकेट सिटीजन अगेंस्ट द जेंडर बायस एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ वेलफेयर सर्विसेज फॉर गर्ल, यानी गर्ल के लिए जो समाज कल्याणकारी सेवाएं चल रही है उनको और अच्छे से इम्प्रूव करना है। इट ऑल्सो एम्स टू प्रिवेंट जेंडर बायस्ड, वही के मेल फीमेल के बीच में डिफरेंसेस, सेक्स सिलेक्टिव एलिमिनेशन, यानी बच्चों को वो जो मार देते हैं पैदा होने से पहले उसको भी रिड्यूस करने के लिए। इट एनकरेज एजुकेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड, यानी एजुकेशन के लिए एनकरेज करता है और पार्टिसिपेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड इन द वर्क, यानी हम इंडस्ट्री में या आगे कहीं काम हो तो वहाँ पे भी हम गर्ल का पार्टिसिपेशन सुनिश्चित करते हैं कि फीमेल्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने मेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एनालाइज 3 कॉजेज फॉर द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, यानी जो पॉपुलेशन का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम। ये क्वेश्चन हमने जो ऊपर पढ़ा था उसी में से मिलता जुलता है, तो वही टोपोग्राफी, क्लाइमेट एंड सोइल। एक्सप्लेन यानी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेज 2, यानी जब हमने इंडियन पॉपुलेशन के लिए अगर हम फेज पढ़ें कि तो टोटल 4 फेज आते हैं। पहला फेज आता है 1901 से लेकर 1921 तक, दूसरा आता है 1921 से लेकर 1951 तक, 1951 से लेकर 1981 तक, और जो लास्ट है 1981 से लेके टिल नाउ जो अब तक चल रहा है। ठीक है, तो हमें कौन सा बताना है? फेज टू कौन सा है? 1921 से लेके 1951 तक। तो स्टेडी ग्रोथ हुई, नॉर्मल धीरे धीरे ग्रोथ बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि डेथ रेट रिड्यूस हो रहा है, धीरे धीरे हमारी हॉस्पिटल्स के नंबर बढ़ रहे हैं, सैनिटेशन इंप्रूव हो रही है। द पॉपुलेशन ग्रो फ्रॉम 25.1 करोड़ इन 1921 टू 36.1 करोड़ इन 1951। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हो रहा है। इंडिया एंटर इन द सेकंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन वेयर द बर्थ रेट रिमेंड हाई वाइल द डेथ रेट फॉल। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या होता है कि कैसे किसी एरिया में यंग पॉपुलेशन की या एल्डरली पॉपुलेशन की नंबर्स कैसे चेंज हो रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो अभी क्या हो रहा है कि बर्थ रेट हाई हो जा रहा है, डेथ रेट लो हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि सैनिटेशन सर्विसेज इंप्रूव हो गई हैं, एजुकेशन थोड़ी सी बेटर हुई है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है उस वजह से। नेक्स्ट क्या है? इंप्रूव हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव एंड द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज एबल टू कंट्रोल एपिडेमिक एंड आउटब्रेक्स विच कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डिक्लाइन इन द डेथ रेट। जैसे जैसे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ तो डेथ रेट भी रिड्यूस हो रही है। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्लेन एनी 5 कॉजेज फॉर स्टैग्नेंट ग्रोथ ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन फ्रॉम 1901 से लेकर 1921 तक। यानी फर्स्ट फेज में स्टैग्नेंट ग्रोथ क्यों रही है? क्योंकि ना बढ़ रही है ना घट रही है। समटाइम घट तो जा रही है पर बढ़ नहीं रही है, स्टैग्नेंट जितनी है उतनी रह रही है। तो उसका वो रीज़न इसलिए हो रहा था क्योंकि बर्थ रेट तो हाई थे बट डेथ रेट भी हाई था। तो जितना बच्चा पैदा हो रहा है उतने ही पोर्शन में मर भी जा रहा है और समटाइम ज़्यादा भी मर जा रहा है। तो नेगेटिव ग्रोथ भी हो रही है पॉपुलेशन की। द पीरियड फ्रॉम 1901 से लेकर 1921 इज रेफर्ड टू एज अ पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट और स्टेशनरी फेज ऑफ ग्रोथ। क्यों? फॉलोइंग आर द कॉजेज हाई बर्थ रेट एंड द हाई डेथ रेट। बर्थ रेट भी ज़्यादा है, डेथ रेट भी ज़्यादा, रिजल्टेड इन द स्टेशनरी ग्रोथ, यानी जो जितनी है उतनी ही चल रही, कम समझ डाउन हो जा रही, बढ़ नहीं रही है। ड्यू टू द लैक ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड सैनिटेशन फैसिलिटी डेथ हाई था, डेथ रेट हाई था। द इम्प्रॉपर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रिजल्टेड इनटू हंगर एंड फेमाइन, यानी जैसे आज हम पीडीएस देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को दाल चावल ये सब चीज़ें मिलती हैं, वो इनफिशियंट था, किसी को मिल जा रही किसी को नहीं मिल रही, तो उससे क्या हो रहा है? हंगर भी हो रहा है, यानी भूखमरी हो जा रही है। फेमाइन सूखा पड़ जा रहा है। फेमाइन तो क्या जब बारिश नहीं होती तब पड़ता है। लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी ज़्यादा लोगों के पास काम करने के लिए था। मेनली जो इकोनॉमिक एक्टिविटी थी वो क्या थी? एग्रीकल्चर, खेती करना है, उसके अलावा इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। एंड द अकरेंस ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज द ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा है तो उसमें भी डेथ्स हो रही है, तो उसकी वजह से ही पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। इलिटरेसी, कम पढ़े लिखे लोग हैं। लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग नहीं कर रहे। लैक ऑफ सोशल अवेयरनेस भी नहीं है इतनी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वर द फैक्टर फॉर द स्टैग्नेंट ग्रोथ है इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द कॉजेज फॉर पॉजिटिव ग्रोथ इन 1951 से लेकर 1981। ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है, इसे हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन फेज के नाम से भी जानते हैं, यानी जनसंख्या विस्फोट भी होती है इसमें।
विस्फोट माने कि बर्थ रेट ज़्यादा हो जाता है, डेथ रेट डाउन हो जाती है, तो ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रो हो जाती है एक साथ से। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द थर्ड फेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया 1951 से लेकर 1981 तक आर रैपिड ग्रोथ, यानी बहुत स्पीड में पॉपुलेशन ग्रोथ हुई। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इसलिए बोला कि बहुत कम टाइम में बहुत तेज़ी से पॉपुलेशन ग्रोथ हो गई, तो उसे जनसंख्या विस्फोट बोला है, पॉपुलेशन ग्रोथ बोला। समटाइम्स गवर्नमेंट प्रोग्राम्स भी आए। अब यहाँ पे सेंट्रलाइज स्कीम्स आ गई थी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हाथ में चीज़ों को ले लिया था कि कैसे हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करेंगे, कैसे हम पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इम्प्रूव करेंगे, तो उससे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा और पॉपुलेशन ग्रोथ हो गई। नेक्स्ट क्या, स्टैग्नेंट ग्रोथ। डिस्पाइट हाई फर्टिलिटी रेट दिस फेज इज कंसिडर्ड एज ए स्टैग्नेंट ग्रोथ, यानी आगे चल के इसी फेज में जब हम थोड़ा आगे चलेंगे तो क्या होगा कि अब लोग समझदार हो जाएंगे, वो ज़्यादा बच्चे पैदा करना बंद कर देंगे और डेथ रेट तो लो रहेगी, तो उससे क्या होगी, फिर से स्टेशनरी हो जाएगी। और ये स्टेशनरी मजबूरी में नहीं हो रही है, ये बाय चॉइस हो रही है। जबकि फर्स्ट फेज में क्या थी, मजबूरी में थी, वो बाय चॉइस नहीं थी। लोग तो बच्चे ज़्यादा ही पैदा कर रहे थे ना, वो बच नहीं रहे हैं, वो एक अलग कंडीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, एग्रीकल्चर सेक्टर हैज़ द लार्जेस्ट शेयर ऑफ इंडियन वर्कर्स, यानी बोल रहे हैं कि एग्रीकल्चर जो है वो आज के टाइम में भी बहुत सारे श्रमिकों को रोजगार देता है। About 58.2% ऑफ द टोटल वर्किंग पॉपुलेशन आर कल्टिवेटर एंड एग्रीकल्चर लेबर, यानी टोटल वर्किंग पॉपुलेशन का 58% आज भी कहाँ लगा हुआ है, एग्रीकल्चर में। ओनली 4.2% वर्कर आर एंगेज इन द हाउस होल्ड इंडस्ट्री, यानी वही स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में। 37.6% आर अदर वर्कर इंक्लूडिंग नॉन हाउस होल्ड इंडस्ट्री लाइक ट्रेड एंड कॉमर्स, कंस्ट्रक्शन एंड अदर वर्कर्स। तो मैक्सिमम कहाँ पे एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्लेन एनी 3 बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट। तो क्या डिफरेंस होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी। रूरल एरियाज में पॉपुलेशन डेंसिटी कम होती है, अर्बन एरियाज में पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि अर्बन एरिया में ज़्यादा अच्छी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, हेल्थ सर्विसेज अच्छी होंगी, तो अर्बन एरियाज में ज़्यादा लोग रहेंगे, तो इसलिए वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी भी ज़्यादा हो जाएगी। अगला क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर के रूरल एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर कम डेवलप होता है, अर्बन एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा डेवलप होता है। थर्ड क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, यानी रूरल एरियाज में मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, एग्रीकल्चर, जबकि अर्बन एरियाज में इकोनॉमिक एक्टिविटी वेरी करती है। वहाँ पे आप इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं, सर्विस में भी जा सकते हैं, बैंक भी जा सकते हैं, टीचिंग का भी काम कर सकते हैं। लाइफ स्टाइल, अर्बन एरियाज में अच्छा लाइफ स्टाइल होता है, रूरल एरियाज में थोड़ा नॉर्मल लाइफ स्टाइल होता है, समटाइम्स नॉर्मल बेसिक नीड की चीज़ें भी नहीं मिलती हैं। तो फिफ्थ, पोल्यूशन। अब रूरल एरियाज में पोल्यूशन कम होता है, अर्बन एरियाज में पोल्यूशन ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न टाउन इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, यानी ब्रिटिशों के आने के बाद मॉडर्न टाउन्स कैसे डेवलप हुए। तो ब्रिटिश ने कौन से टाउन्स डेवलप किए हैं, वो पोर्ट सिटीज डेवलप करेंगे जहाँ से व्यापार करना हमारे लिए आसान होगा। द ब्रिटिश एंड द अदर यूरोपियन हैव फर्स्ट डेवलप सम कोस्टल लोकेशन एंड ट्रेडिंग पॉइंट्स इन इंडिया, यानी इन्होंने कोस्टल लोकेशन, क्योंकि मेन मुद्दा क्या था, मेन टारगेट क्या था ब्रिटिशर्स का, क्या हमें व्यापार करना है। द ब्रिटिश लेटर कंसोलिडेटेड देयर होल्ड अराउंड द प्रिंसिपल नोड, कहाँ पे, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, एंड बिल्ड देम इन अ ब्रिटिश स्टाइल। वो आर्किटेक्चर वाले आर्क बना के ऐसे बड़ी बड़ी कैथेड्रल फॉर्म में बिल्डिंगें बनानी है। आज भी अगर हम मुंबई का रेलवे स्टेशन देखें छत्रपति शिवाजी, तो वैसी फॉर्म में बना हुआ था। दे डेवलप हिल स्टेशन, कैसे, कौन कौन से हिल स्टेशन डेवलप किए, लाइक शिमला इन्होंने डेवलप किया, क्योंकि इनको गर्मी वाले माहौल में रहने की इनको आदत थी, तो दे प्रीफर टू बी लिव इन शिमला। दे डेवलप एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इंडस्ट्रियल टाउन लाइक चंडीगढ़ एंड भिलाई। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन बना लिया प्रशासनिक सेवाओं के लिए, और भिलाई लाइक इंडस्ट्री, क्योंकि वहाँ पे हमें आयरन और इंडस्ट्री मिलती है, तो आयरन और स्टील, ये सब कोयला, ये सब इंडस्ट्री मिलेंगी वहाँ पे। 13 क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब एनी 3 फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट। तो क्या फैक्टर होते हैं, फिजिकल फैक्टर के, वो कैसा है, माउंटेनियस है, प्लेन एरिया, डेजर्ट है, कैसा। कल्चरल फैक्टर भी हो सकते हैं। कल्चरल फैक्टर कैसे, कोई के रिलीजियस प्लेस तो नहीं है, जैसे बनारस मथुरा, ऐसे प्लेस तो नहीं, क्योंकि रिलीजियस प्लेसेस पे ज़्यादा पॉपुलेशन हमको मिलती है। अगला हो सकता है हिस्टोरिकल फैक्टर के, क्योंकि उस प्लेस की कोई हिस्ट्री तो नहीं, जैसे हम राजस्थान जाते हैं तो राजस्थान में जयपुर, उदयपुर, उनकी अपनी एक हिस्ट्री है, तो उस हिसाब से भी वहाँ पे पॉपुलेशन रहती है। 14 क्या है, द सिटी आर कनेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद द विलेजेस एंड ऑल्सो विद ईच अदर। हाँ ठीक है, तो सिटीज कनेक्टेड विलेजेस से क्यों होती है, क्योंकि फूड ग्रेन्स कहाँ से आएगा, विलेज से ही आएगा ना, और आपस में भी कनेक्ट होती है। आपस में कनेक्ट किस लिए होती है, कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को कंटिन्यू रखने के लिए। मान लो कि आज दिल्ली में रहने वाले लोग गुड़गांव जाते हैं, तो मेट्रो से जाते हैं ना, तो इसलिए कनेक्टिविटी चाहिए, जिससे कि वहाँ पे काम करने वाले लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सके। सिटीज एंड विलेजेस आर हैवीली इंटरडिपेंडेंट एंड कनेक्टेड डायरेक्टली थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड से, रेलवे से एंड हाईवे से, एंड डायरेक्टली वाया सप्लाई चेन मार्केट, टाउन्स एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। दिस लिंकेज अलाउ फॉर द एक्सचेंज ऑफ एग्रीकल्चरल गुड फॉर मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट सपोर्टिंग द सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यहाँ पे डेवलपमेंट लिखना भूल गया मैं, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट।
एक्सप्लोरिंग द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्मार्ट सिटी मिशन, इस क्वेश्चन को हम आगे कवर करेंगे, नेक्स्ट में है ये, आगे उसको करेंगे। डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कैसे कि आज की नीड तो पूरी करनी है बट आने वाली जनरेशन के लिए भी हमें ज़मीनों को खराब नहीं कर देना, क्योंकि खाना तो आने वाली जनरेशन भी खाएंगे ना। इन द डेवलप्ड इंडियन एग्रीकल्चर, इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर टू मेक एग्रीकल्चर मोर प्रोडक्टिव, यानी वो ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस करे सस्टेनेबल, कि आज की ज़रूरतों को तो पूरा करे बट आने वाली जनरेशन के लिए भी चीज़ों को छोड़ दे। रेम्यूनरेटिव, रेम्यूनरेटिव माने मार्केट ओरिएंटेड हो जाए, ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन हो सके, जब प्रॉफिट होगा तभी तो कोई उस काम को करना चाहेगा। एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट, क्लाइमेट रेजिलिएंट मतलब जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो हमारी अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो हमें ऐसी क्रॉप्स को ग्रो करना है जो ज़्यादा टेम्परेचर पे भी ग्रो हो सके, ठीक है, टेम्परेचर रेसिस्टेंट हो, क्लाइमेट के हिसाब से अपने आप को एडोप्ट कर ले। बाय प्रमोटिंग लोकेशन स्पेसिफिक फार्मिंग सिस्टम, यानी लोकेशन के हिसाब से फार्मिंग सिस्टम को हमें प्रमोट करना है। टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज थ्रू अप्रोप्रिएट सोइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन मेजर्स, टू अडोप्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोइल हेल्थ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस बेस्ड ऑन द सोइल फर्टिलिटी मैप, की जैसे जैसे सोइल फर्टिलिटी वैसे वैसे हमें चीज़ों को ग्रो करना है। टू ऑप्टिमाइज यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज थ्रू द एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट, ड्रिप इरीगेशन लगा के, क्योंकि वाटर इज अ लिमिटेड रिसोर्स, तो हमको उसे उसी हिसाब से यूज़ करना है, पानी नहीं होगा तो हम खेती भी नहीं कर पाएंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में आ सकता है। क्या है क्वेश्चन? एनालाइज एनी 5 प्रॉब्लम्स इन द इंडियन एग्रीकल्चर। सबसे पहले क्या, इरीगेशन के हमारे इंडिया में ओनली 33% लैंड इज इरीगेटेड, अदरवाइज जो बाकी लैंड है वो किस पे डिपेंड करती है, रेन पे। सोइल डिग्रेडेशन, यानी हमारी मिट्टी खराब होती जा रही है, उसकी फर्टिलिटी डाउन होती जा रही है, तो वो भी एक दिक्कत है। लैक ऑफ मार्केट एक्सेस, यानी हमारे पास मार्केट नहीं है, हम चीज़ें ग्रो तो करें पर उसे बेचेगा, समटाइम मार्केट ना होने की वजह से जो चीज़ें उगती हैं वो ख़राब भी हो जाती है। तो लैंड फ्रेगमेंटेशन, लैंड फ्रेगमेंटेशन मतलब है कि एक हिस्सा यहाँ है, एक हिस्सा वहाँ, एक हिस्सा वहाँ, तो उनको एक साथ हम कनेक्ट नहीं कर सकते, तो छोटे छोटे हिस्से पे खेती करना अनइकोनॉमिकल है, प्रॉफिटेबल नहीं है, जबकि एक बड़े लैंड पे खेती करना एक प्रॉफिटेबल इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अगला क्या है, इनएडिक्वेट स्टोरेज फैसिलिटी। स्टोरेज फैसिलिटी मतलब कि मान लें हमने टोमेटोज ग्रो किए बट टोमेटोज को ये तो है नहीं कि जितने ग्रो हुए सारे आज बिक जाएंगे, तो उनको कोल्ड स्टोरेज में अगर हम स्टोर कर ले तो उनकी लाइफ जो स्पैन होता है वो इंक्रीज हो सकता है। डिपेंडेंस एंड रेनफॉल, वो बताया कि इरीगेशन ओनली 33% लैंड है, बाकी रेनफॉल पे ही डिपेंड करती है। ये वाला क्वेश्चन भी ऊपर वाले की तरह ही सेम है, वही डिपेंडेंस ऑन इरेटिंग मॉनसून, लो प्रोडक्टिविटी, कॉन्स्टेंट ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट एंड इंडेप्टनेस, लैक ऑफ लैंड रिफॉर्म एंड स्मॉल फार्म साइज। 19th क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोटेक्टिव इरीगेशन एंड प्रोडक्टिव इरीगेशन। तो प्रोटेक्टिव इरीगेशन क्या है, प्रोटेक्टिव इरीगेशन एम्स टू प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट ऑफ सॉइल मॉइस्चर, जबकि प्रोडक्टिव क्या है, वो प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने, उत्पादकता को बढ़ाने के लिए। प्रोडक्टिव इरीगेशन एम्स टू प्रोवाइड एडिक्वेट मॉइस्चर टू सोइल टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। ड्यू टू फ्लक्चुएटिंग सिचुएशन ऑफ रेनफॉल दिस इरीगेशन सिस्टम प्रोवाइड्स ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ वाटर, यानी रेन, कई बार रेन आई नहीं आई तो उसका अल्टरनेट सोल्यूशन प्रोवाइड कराता है पानी के लिए। द वाटर इनपुट पर यूनिट एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड इज ग्रेटर इन प्रोडक्टिव इरीगेशन एज कम्पेयर टू द प्रोटेक्टिव इरीगेशन, यानी प्रोडक्टिव इरीगेशन में ज़्यादा पानी लगता है एज कम्पेयर टू प्रोटेक्टिव इरीगेशन में। इन दिस सिस्टम ऑफ इरीगेशन द प्रोडक्टिविटी रिमेन्स लो, इसमें प्रोडक्टिविटी लो रहती है और जबकि इसमें प्रोडक्टिविटी हाई हो जाती है। ऐसी फार्मिंग भी दो तरह की, इरीगेटेड फार्मिंग एंड रेनफीड फार्मिंग। ये जो हमने ऊपर पढ़ा, ये इरीगेटेड फार्मिंग के ही आगे चल के हमने 2 सब टाइप्स बनाए हैं। द मेन सोर्स ऑफ मॉइस्चर फॉर दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज इरीगेशन बाय मेथड लाइक वेल और ट्यूबवेल। आगे चल के इसी को हमने 2 टाइप में डिफ्रेंशिएट कर दिया, प्रोटेक्टिव फार्म इरीगेशन एंड प्रोडक्टिव इरीगेशन। द मेन सोर्सेज ऑफ मॉइस्चर फॉर दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज रेनफॉल, यानी रेनफीड बारिश पे डिपेंड है। ये भी 2 तरह की, ड्राई लैंड फार्मिंग, वेटलैंड फार्मिंग। ड्राई लैंड फार्मिंग वो होती है जहाँ पे जो बारिश होती है वो 75% से कम होती है, जबकि वेटलैंड फार्मिंग वो होती है जहाँ पे बारिश जो है वो 75% से ज़्यादा होती है। द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड वाटरशेड डेवलपमेंट। वाटरशेड डेवलपमेंट मतलब पानी की स्टोरेज को, जैसे पोंड हो गया, तालाब हो गया, यानी हमें पानी का मैनेजमेंट करना है, पानी को स्टोर करने की फैसिलिटी डेवलप करनी है, ठीक है। एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम इन द कंट्री जस्टिफाई द सेंट्रल गवर्नमेंट इज फंडिंग द हरियाली वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट विच एम्स टू एम्पावर द रूरल पॉपुलेशन टू सेव वाटर फॉर इरीगेशन, ड्रिंकिंग एंड फिशिंग, पोंड बना के टैंक में स्टोर करके। विद द हेल्प ऑफ द पब्लिक द नीरू मीरू इनिशिएटिव इन आंध्र प्रदेश, याद रखना नीरू मीरू कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। एंड द अरावरी पानी कहाँ पे, अलवर में। अरावरी पानी संसद इन अलवर है बिगन बिल्डिंग अ वेराइटी ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स। तमिलनाडु ने तो यही फिक्स कर दिया कि भैया घर बनाओगे तो उसे ऐसे बनाना है कि वाटर हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट उसमें होना चाहिए, आप रेन वाटर हार्वेस्ट कर सको, उसे स्टोर कर सको रेन के पानी को। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इन होम्स आर नाउ रिक्वायर्ड इन तमिलनाडु। इट इज़ इम्पॉसिबल टू क्रिएट अ बिल्डिंग विदाउट इंक्लूड वाटर कलेक्शन स्ट्रक्चर्स।
आई कैन एक्सप्लेन विद द एग्जांपल हाउ वाटरशेड मैनेजमेंट एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेल्प इन कंजर्विंग द वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया। यानी वाटरशेड मैनेजमेंट ने और रेन वाटर ने कैसे पानी के स्टोरेज की फैसिलिटी को इंप्रूव कर दिया। इट इंक्रीजेज द वाटर अवेलेबिलिटी, चेक्स द डिक्लाइनिंग ग्राउंड वाटर। जैसे हम पोन्ड बनाएंगे, वाटरशेड मैनेजमेंट करेंगे, तो पानी इसके नीचे तो जाएगा ना जमीन में, तो इससे क्या होगा, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ ग्राउंड वाटर थ्रू डाइल्यूशन ऑफ कंटेमिनेशन लाइक फ्लोराइड्स एंड नाइट्रेट्स। यानी फ्लोराइड एंड नाइट जितना ज़्यादा पानी होगा तो उनकी कंसंट्रेशन भी रिड्यूस हो जाएगी। इट प्रिवेंट सोइल इरोजन एंड फ्लडिंग, यानी सोइल इरोजन और फ्लडिंग को भी रोकते हैं। इट ऑल्सो डिक्रीज द कम्युनिटी डिपेंडेंस ऑन द ग्राउंड वाटर फॉर डोमेस्टिक यूज। डोमेस्टिक यूज के लिए हम उस पानी को यूज़ कर सकते हैं जो हमने स्टोर किया है, रेन वाटर के थ्रू हार्वेस्ट किया है। द अवेलेबल वाटर रिसोर्स इन इंडिया आर गेटिंग पोल्यूटेड विद इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल एंड डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स। एफ्लुएंट मतलब जो वेस्टेज है। अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया इंक्लूडिंग रिवर, लेक, ग्राउंड वाटर आर सीवियरली पोल्यूटेड। पोल्यूट किससे होते हैं? रैपिड इंक्रीज इन इंडस्ट्रियलाइजेशन, वहाँ से वेस्ट निकलता है, केमिकल वेस्ट निकलता है, वो डायरेक्ट हम रिवर्स में डाल देते हैं, तो उससे क्या हो रहा है, पानी में पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है। अगला क्या है, एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिक एफ्लुएंस। एग्रीकल्चर यानी जैसे हम फर्टिलाइजर का यूज़ करते हैं, केमिकल का यूज़ करते हैं, तो वो भी तो पानी के अंदर ही जा रहे हैं ना। पानी मिट्टी के थ्रू ग्राउंड वाटर में जा रहा है, तो उससे क्या होता है कि जो हमारा पानी है वो पोल्यूटेड हो जाता है। डोमेस्टिक एफ्लुएंट कैसे कि घर में हम डिटर्जेंट्स यूज़ कर रहे हैं या सीवेज वाला वाटर है वो बिना ट्रीट किए हम ऐसे डायरेक्ट रिवर में छोड़ देते हैं, तो उससे भी क्या होता है कि पोल्यूशन इंक्रीज होता है पानी में। अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट, हजार्डस केमिकल रन ऑफ फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड सीवेज डिस्पोजल हैव मेड मैनी वाटर बॉडीज अनफिट फॉर कंजम्पशन, कोजिंग सीवियर इकोसिस्टम डिग्रेडेशन एंड पब्लिक हेल्थ रिस्क। अगला क्या है, प्रोविजन ऑफ इरिगेशन मेक मल्टीपल क्रॉपिंग पॉसिबल इन इंडिया। यस, अगर हम इरिगेशन नहीं करते, सिंचाई नहीं करेंगे और बारिश पे डिपेंड रहेंगे, तो हम मल्टीपल क्रॉपिंग्स नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि रेन कोई ऐसे थोड़ी कि थ्रू आउट द ईयर प्रेजेंट रहती है। पर इरिगेशन फैसिलिटी अगर हमारे पास है तो हमारे पास थ्रू आउट द ईयर वाटर सप्लाई है, और उसके थ्रू हम मल्टीपल क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं। प्रोविजन ऑफ इरिगेशन एनेबल्स मल्टीपल क्रॉपिंग इन इंडिया बाय ओवरकमिंग रिलायंस ऑन इरेटिक सीजनल एंड मानसून रेन्स, अलाउइंग फार्मर टू कल्टिवेट लैंड ईयर राउंड। यानी पूरे साल वो उसको कल्टिवेट कर सकते हैं, क्योंकि बारिश तो आएगी नहीं पूरे साल, बट अगर हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटी है तो वो राउंड द ईयर रह सकती है। इट फैसिलिटेट द कल्टिवेशन ऑफ 2 or more crops on the same land within the single agriculture year, thereby maximizing productivity, increasing income and enhancing the food security. Describe the importance of solar energy in the development of India. Yes, solar energy is very important. पोल्यूशन भी नहीं करेगी, सस्ती भी होती है, और सन की जो लॉन्ग अवेलेबिलिटी है वो पूरे इंडियन कॉन्टिनेंट पे है। सोलर एनर्जी इज पाइवेटल, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है, पाइवेटल टू इंडियाज डेवलपमेंट ड्यू ड्राइविंग सस्टेनेबल ग्रोथ, एनहांसिंग एनर्जी सिक्योरिटी एंड रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन। यानी पोल्यूशन नहीं कर रही है और राउंड द ईयर अवेलेबल रहती है। कोई ये नहीं कि अगर हम सन की रेज से एनर्जी क्रिएट कर लेंगे तो सन की रेडिएशन खत्म हो जाएगी, नहीं, ऐसा भी नहीं है, रिन्यूएबल सोर्स है। विथ ओवर 129 गीगावाट इंस्टॉल्ड बाय लेट 2025 तक हमने 129 गीगावाट इंस्टॉल कर लिया। इट पावर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, क्रिएट जॉब, रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल्स लाइक पेट्रोल, कोल एंड एक्सेट्रा, एंड सपोर्ट इंडियाज एम्बिशन फॉर, इंडिया एमिशन क्या है 2070 में नेट जीरो गोल करना है कि हम जितना कार्बन का एमिशन करेंगे उतना उसको एब्जॉर्ब भी कर लेंगे, तो नेट जीरो हो जाएगा थ्रू द इनिशिएटिव लाइक नेशनल सोलर मिशन SNMSM। कॉपर इज एन इंडिस्पेंसिबल मेटल इन द इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। इंडिस्पेंसिबल जिसको अनदेखा ही ना किया जा सके, जरूर। यस, कॉपर इज कंसिडर्ड एज इंडिस्पेंसिबल मेटल इन द इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री ड्यू टू इट्स सुपीरियर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सेकंड ओनली टू सिल्वर, बट सिल्वर महंगा भी तो है। हाई डक्टिलिटी एंड कोरोजन रेसिस्टेंस, जल्दी से कोरोड नहीं होता, जंग नहीं लगता, विच अलाउ एफिशिएंट, रिलायबल एंड सेफ इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। इट इज एसेंशियल फॉर वायरिंग, मोटर्स, ट्रांसफॉर्मर्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, एक्सप्लेन द 3 बेल्ट्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल। तो 3 बेल्ट कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट प्लेटो रीजन है, और नॉर्थ ईस्ट प्लेटो रीजन, ये जब हमने चैप्टर पढ़ाया था वहाँ पे डिटेल में समझाया भी था। नॉर्थ ईस्ट प्लेटो रीजन, साउथ वेस्ट प्लेटो रीजन एंड द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। डिफरेंशिएट बिटवीन कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल क्या है, जो लिमिटेड है, पोल्यूशन भी क्रिएट करती हैं, कॉस्टली भी हैं। नॉन कन्वेंशनल क्या है, जो रिन्यूएबल है, ज़्यादा पोल्यूशन भी क्रिएट नहीं करती और सस्ती पड़ती है। अगला क्वेश्चन क्या है, एनालाइज द इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट ऑफ द भारमोर रीजन। यहाँ पे क्या है कि भारमोर रीजन इज इन हिमाचल, जहाँ पे मेनली गद्दी ट्राइब्स रहती हैं, तो उनके लिए इसमें क्या हुआ, उनके लिए हमने एजुकेशन इंप्रूव करी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया, तो जिससे क्या हुआ कि वो सिर्फ अपने उस प्राइमरी एक्टिविटी पे डिपेंड ना होकर बाकी इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, जिससे वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंडियन रेलवे नेटवर्क इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड एंड हैज कंट्रीब्यूटेड टू अ लॉट ऑफ ग्रोथ इन द इकोनॉमी, सपोर्ट द स्टेटमेंट। यस, इंडियन रेलवे क्या है, इंडिया हैज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड। लेंथ ऑफ इंडियन रेलवे इज अबाउट 67,000 किलोमीटर। इट फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ बोथ फ्रीट एंड पैसेंजर, यानी इससे सामान भी जाता है, आदमी भी जाते हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, यानी ये सबसे बड़ी गवर्नमेंट की एक आप कंपनी बोल सकते हो। इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन क्या है, इट कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, कैसे, पीपल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाके या सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाके। इट कनेक्ट्स द रॉ मटेरियल प्रोड्यूसिंग एरिया टू द इंडस्ट्रियल एरियाज, यानी रॉ मटेरियल को इंडस्ट्री तक कनेक्ट करती है। इट ऑल्सो कनेक्ट हिल स्टेशन, कैंटोनमेंट टाउन, अदर इंपॉर्टेंट सिटीज एंड द पिलग्रिमेज प्लेसेस। इट प्रमोट टूरिज्म, टूरिज्म में बहुत हेल्प करती है। इट प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू अ लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पाइपलाइन आर द मोस्ट कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया। यस, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एंड लो ऑपरेटिंग कॉस्ट, यानी एक बार इनिशियल कॉस्ट तो ज़्यादा है बट उसके बाद ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो जाती है। मिनिमल एनवायरमेंटल एंड ट्रांसपोर्ट इम्पैक्ट, यानी मान लो अगर हम पेट्रोल को बाय ट्रक भेजें तो एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट पड़ेगा ना, कार्बन इमिशन तो होगा, बट अगर हम वही पाइपलाइन के थ्रू भेजते हैं तो कार्बन इमिशन भी रिड्यूस होता है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कब पड़ता है। अगला क्या है, वर्सिलिटी इन टेरेन, दिस कैन बी कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द डिफिकल्ट टेरेन, यानी माउंटेन्स में ही बनाई जा सकती है, जबकि माउंटेन्स में ट्रक को ले जाना बड़ा डिफिकल्ट होता है। एनर्जी सिक्योरिटी को सुनिश्चित करती है कि भले ही मान लो कि पेट्रोल का ट्रक आ रहा है, जाम लग गया या कुछ ऐसी चीज़ हो गई कि नहीं आ पा रहा है बहुत लंबे टाइम तक पेट्रोल, तो उससे क्या होगा, एनर्जी सिक्योरिटी खतरे में आ जाएगी। बट वहीं पाइपलाइन के थ्रू क्या कि अनडिस्टर्ब्ड सप्लाई चलेगी लगातार। अगला क्वेश्चन क्या है, इनलैंड वाटर वेज फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स इन इंडिया, तो कैसा है कि वाटर लेवल डाउन हो गया है, रिवर से पानी नहीं आ रहा है, ठीक है, ये सब चीज़ें, समटाइम्स टेक्नोलॉजी नहीं आ पा रही है या पीपल उसको ज़्यादा प्रीफर नहीं कर रहे, सिल्टेशन ज़्यादा हो जा रहा है, कीचड़ ज़्यादा जम जा रही है, तो शिप कैसे चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन इज प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन सेवरल वेज। हाँ, सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या है कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन फास्ट कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराती है और उन एरियाज में भी कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराती है जहाँ पे नॉर्मल वेज से जाना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सी पोर्ट की सिग्निफिकेंस क्या है कि इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत हेल्प करती है, आप इन क्वेश्चंस को पढ़ लेना। 33 क्या है कि स्मार्ट सिटी मिशन क्या है, इसका ये याद रखना, इंप्रूविंग अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, प्रमोटिंग सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, boosting economic growth and job creation, efficient use of resources and technology, enhancing urban governance। 34th क्वेश्चन क्या है कि अर्बन वेस्ट डिस्पोजल हैज बिकम द सीरियस प्रॉब्लम। यस, दिल्ली में तो हम देख ही सकते हैं कि हमारे यहाँ पे कूड़े के पहाड़ है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो है। द रैपिड अर्बनाइजेशन एंड पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया हैज लेड टू द मैसिव इंक्रीज इन द अर्बन वेस्ट जनरेशन, क्रिएटिंग सिग्निफिकेंट चैलेंज इन इट्स डिस्पोजल, कैसे इसको मैनेज करें। सम की रीजंस क्या क्या है, सम की रीजन है एग्जाम्पल दैट जस्टिफाई द सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम, राइजिंग वॉल्यूम ऑफ वेस्ट, यानी डे बाय डे क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वेस्ट भी ज़्यादा हो रहा है। लिमिटेड वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के हम मैनेज नहीं कर पा रहे, एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता है, आर्सेनिक रिलीज होता है या हैजार्डस केमिकल रिलीज होते हैं कूड़े से जो हमारी हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं। हेल्थ हजार्ड, ई वेस्ट क्राइसिस हो रहा है, ठीक है, लैक ऑफ अवेयरनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नॉइज पोल्यूशन हैज बिकम द सीरियस कंसर्न इन रिसेंट ईयर, एग्जामिन द स्टेटमेंट। द स्टेटमेंट दैट नॉइज पोल्यूशन हैज बिकम अ सीरियस कंसर्न इन रिसेंट ईयर्स is accurate and well supported by evidence showing its transformation from a minor nuisance into a major public health hazard। नॉइज पोल्यूशन को तो आजकल के लोग पोल्यूशन मानते ही नहीं। रैपिड अर्बनाइजेशन, इंक्रीज द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड हाइटन ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी आर प्राइमरी ड्राइवर्स ऑफ दिस, विद द डब्ल्यू हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रैंकिंग इट एज वन ऑफ द टॉप एनवायरमेंटल थ्रेट टू द हेल्थ। तो ये टोटल 35 क्वेश्चन है, तो आप इनको बार बार रिवाइज कर लें, परसों ही एग्जाम है, तो ये आपको मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।